नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सेंसस के बारे में। तो जनगणना कब होती है, 2021 की जनगणना क्यों पोस्टपोन हो रही है और इसके क्या इंपैक्ट होने वाले हैं, इन्हीं पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस पर हम बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं और ये वीडियोस हो सकता है आप मिस कर जाएं अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो। तो हमारा एक नया बैच आ रहा है यूपीएससी 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए, विच इज द मोस्ट अफोर्डेबल यूपीएससी बैच इन इंडिया। जी हाँ, ओनली फॉर 9,000 रुपीज वी आर लॉन्चिंग अ यूपीएससी बैच और इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। 900+ आवर्स की प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें टेस्ट सीरीज भी शामिल है। इतना सब कुछ एक साथ ओनली फॉर 9,000 रुपीज ही आपके लिए अवेलेबल है। ये प्राइस आपको अभी अवेलेबल होगा अगर आप यूज करते हैं कोड पाथ को, PATH, पाथफाइंडर का पाथ आपको यूज करना है। 1 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ज्यादा डिटेल्स इसकी नीचे आपको दिए गए लिंक पर मिल जाएंगी। अब रिसेंटली ये न्यूज आई थी कि सेंसस को एक बार फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। पोस्टपोनमेंट का क्या मतलब है? देखिए, देश में सेंसस हर 10 साल में होता है, ये आपको मालूम होगा, लेकिन पिछले 2 सालों से 3 सालों से सेंसस आयोजित नहीं किया गया है। अब रिसेंट में न्यूज ये आई थी, सरकार ने कहा, एडिशनल रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने ये कहा स्पेसिफिकली कि 30 जून तक सभी राज्य अपने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स को लॉक कर दें। तहसील में कोई बदलाव करना है तो वो कर लें, उसके बाद चेंज ना करें। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कार्रवाई होने के बाद 3 महीने तक सेंसस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो मान लीजिए आइडियल सिचुएशंस में अगर जून तक ये काम हो जाता है तो भी मिनिमम सितंबर अक्टूबर तक सेंसस का कार्य शुरू होगा। सेंसस अपने आप में 11 महीने या 1 साल ले लेता है, तो 2024 में जाकर वो खत्म होगा। इस बीच में लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, चुनाव करवाने हैं, अप्रैल मई में लोकसभा इलेक्शंस ड्यू हैं, तो उस समय दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि चुनाव में भी सरकार की पूरी मशीनरी काम करती है और सेंसस में भी बहुत बड़ा आपको दल बल चाहिए। तो इसीलिए दोनों काम एक साथ तो नहीं हो सकते। थोड़ा सेंसस के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो अभी तक 16 बार सेंसस हो चुका है। हर 10 साल में सेंसस होता है। पहली बार 1872 में चालू हुआ था, मेयो के समय में, और ये पूरा सेंसस नहीं था। फुल सेंसस जो है वो 1881 के अंदर कंप्लीट सेंसस हुआ था, जिसमें सभी टेरिटरीज में ये कार्य किया गया हो। 1949 में देश के आजाद होने के बाद एक कानून लाया गया और उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की पोजीशन बनाई गई, जो गृह मंत्रालय के अधीन रहकर ये कार्रवाई करता है। तो ये वाला जो पोस्ट है, इसका नाम याद रखिएगा, गृह मंत्रालय का इनडायरेक्टली ये जिम्मा है कि सेंसस करवाए, और उसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर का जो ऑफिस है वो करवाता है। क्लियर? अब ये वाला जो सेंसस है, पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है, तो इसके अंदर कुछ नियमों में बदलाव किए गए थे। अब मोबाइल और वेब के माध्यम से भी डेटा कलेक्ट होगा, टैबलेट्स दिए जाएंगे जो डेटा कलेक्टर्स हैं उनको, तो काफी सारा इसमें कॉस्ट भी आने वाला है। अब सेंसस आयोजित कैसे होता है ये भी जानिए। सेंसस 2 फेज में करवाया जाता है। पहला फेज है जिसमें हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस होता है, यानी कि जाकर ये देखते हैं सरकार के लोग कि कितने घर हैं और घर कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं। उसके ऊपर कुछ मार्किंग्स भी करी जाती हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कुछ लाल रंग के चौक से वो लोग निशान लगाकर जाते हैं। फिर उसके बाद सेकंड फेज में कुछ और लोग आएंगे और उन घरों के अंदर कितनी आबादी है उसकी गणना करी जाती है। तो पहले हाउस लिस्टिंग होती है, हाउस सेंसस होता है और फिर पॉपुलेशन सेंसस होता है। तो ये 2 फेज हैं जिसको हम ऊपरी तौर पर कहते हैं कि सेंसस चल रहा है। तो हाउस लिस्टिंग वाले फेज में क्या होता है, हाउस होल्ड्स को देखा जाता है, उनको सिस्टमैटिकली लिस्ट किया जाएगा, हाउसिंग डेफिसिट कितना है, सेटलमेंट्स कितने हैं, ये सारा डेटा हमें मिलता है, और हाउसिंग पॉलिसीज सरकारों की इसी के आधार पर बनाई जाती है। पॉपुलेशन वाला जो सेंसस है उसके अंदर इंडिविजुअल डेटा लिया जाता है कि घर में कितने सदस्य हैं, उनकी क्या उम्र है, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मदर टंग, एजुकेशन लेवल, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करते हैं, फर्टिलिटी यानी कि कितने बच्चे हैं, सब जानकारी ली जाती है। बहुत डिटेल्ड फॉर्म होता है जिसको ये लोग भरते हैं। तो आपके घर पर आकर सेंसस का डेटा पूछेंगे। सरकार के ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, क्योंकि देखिए रजिस्ट्रार जनरल अपने आप में अपने लोग नहीं भेजता है। मोस्टली जो सरकारी विभागों के लोग हैं उन्हें डेप्यूटेशन पर ये कार्य दिया जाता है, और अक्सर इसमें टीचर्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब 2 सेंसस के बीच में क्या होता है कि कई राज्य अपने अपने जिलों की बाउंड्री बदलते हैं। देयर आर मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर गेटिंग फॉर्म्ड इन इंडिया एवरी ईयर। हर साल आप देखेंगे कि यहाँ नया जिला बन गया, यहाँ ये नया तहसील बन गया। रिसेंटली राजस्थान में अभी 19 नए जिले बने। असम में 4 जिलों को मर्ज किया गया है कुछ महीने पहले। तो ये मर्जिंग और नए जिले बनाना ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन सेंसस ये कहता है कि आप एक बार ये डिस्ट्रिक्ट बना दें तो फिर उसे सेंसस के दौरान लॉक रखिए, उस बीच में कोई नया डिस्ट्रिक्ट नहीं बन सकता। तो इसीलिए सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के उस रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा सभी राज्यों को ये बात कही जाती है कि एक बार आपने अब अगर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज को लॉक कर दिया है तो अब उसे चेंज मत करिए, चेंज करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आती है।
अब क्योंकि हर 10 साल में राज्यों में नए डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, नए टाउन्स होते हैं, हो सकता है कोई पुलिस स्टेशंस भी नए बनाए गए हों, तो इनका डेटा सारा आरजीआई के पास भेजना जरूरी है, क्योंकि उनको सब यूनिट माना जाता है और एक एक सब यूनिट कुछ कुछ लोगों को सर्वे करने के लिए दी जाती है, इसीलिए ये डेटा होना बहुत ही जरूरी है। तो ये डेटा भेजने का काम 2019 के अंत में हो जाना चाहिए था और कायदे से हमारा सेंसस का हाउस लिस्टिंग फेज 1 अप्रैल 2020 को शुरू होना था। लेकिन आपको पता है कि उस समय 2 प्रॉब्लम्स थी। पहला, एनआरसी वाला इशू चल रहा था कि एनआरसी किस तरह से प्रिपेयर होगा, असम में जो एनआरसी वाला पूरा इशू है, और उसके कारण काफी कंट्रोवर्सी भी थी कि उसको सेंसस के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। कई राज्यों ने सीधे तौर पर मना कर दिया था कि हम सीएए एनआरसी को लागू नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद सरकार ने कानून पास किया था और अभी भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो सीएए वाली जो पूरी कार्रवाई है वो बार बार आगे सरकती जा रही है। उसकी डेडलाइन भी 31 दिसंबर 2022 तक जा चुकी है, वो लागू होगा। उसके बाद एक और इशू है ऑफ कोर्स कोविड का, कि कोविड भी आ गया था इसीलिए भी नहीं हो पाया, लेकिन ये भी एक मेजर इशू था सीएए एनआरसी वाला। ओके, अब अभी जो आरजीआई के पास डेटा आया है तो पिछले सेंसस के बाद 640 से जिले हो चुके हैं 736, और कोविड का रीजन तो है ही कि कोविड चलेगा तो फिर कैसे अप्रैल 2020 में सर्वे हो पाता, क्योंकि उसी समय कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन चल रहे थे, राइट। अब क्या सरकार के लिए कंपलसरी है कि 2021 वाला सेंसस का डेटा 2021 या 22 में करे? तो ऐसा कोई नियम नहीं है। जो सेंसस एक्ट है 1948 का, वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले ही पास हो गया था और उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इतने साल में सेंसस करवाना है। वो सरकार एक परंपरा के तौर पर 10 साल में करवा रही है, लेकिन कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है कि अगर आपने मान लीजिए 2031 का सेंसस किया तो उसका डेटा आपको 33 तक रिलीज करना है। देयर इज नो पर्टिकुलर डेट। ओके, इसीलिए पिछले वाले सेंसस का जो डेटा है वो काफी देर से रिलीज हुआ था फॉर द स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक डेटा, ठीक है। तो उसका सोशो इकोनॉमिक डेटा को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो ये डेटा की भी कोई डेट नहीं है, सेंसस करवाने की भी कोई डेट नहीं है। अब सेंसस समय पर होना क्यों आवश्यक है? अगर डिले है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा? पहला इंपैक्ट होगा सोशल मेजर्स, सामाजिक पॉलिसीज पर, समाज के लिए जो सरकार पॉलिसी बनाती है उन पर, और दूसरा डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो देखिए, कई वेलफेयर प्रोग्राम सेंसस के डेटा के आधार पर बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एनएफएसए एक्ट जो 2013 में आया था, वो उस समय के सेंसस डेटा के अनुसार 67% पॉपुलेशन को कवर करता था, जिन्हें अनाज दिया जा रहा है बहुत ही उचित दाम पर या कम दाम पर, 1 रुपए 3 रुपए में अनाज दिया जा रहा था पीडीएस सिस्टम के थ्रू। वो 121 मिलियन जो आबादी का आंकड़ा था, उसमें से 80 मिलियन एलिजिबल थे जो उस समय की स्कीम की रिक्वायरमेंट्स थी उसके अनुसार। अब धीरे धीरे ये आबादी बढ़ी है। प्रोजेक्टेड आबादी इस वक्त भारत की 2020 में 137 करोड़ थी, अभी 141 करोड़ के आसपास है। तो पीडीएस कवरेज 92 करोड़ हो जानी चाहिए, लेकिन अभी भी वो आंकड़ा 80 करोड़ के आसपास चलता है। अगला इंपैक्ट होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड पर। देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 2050 में 1.67 बिलियन पहुंच जाएगी। अभी भी चाइना को ओवरटेक हम कर चुके हैं 1.4 बिलियन के आसपास, बट इट विल इंक्रीज टू अप्रोक्सीमेटली 1.7 बिलियन। फिर ये उम्मीद है कि नीचे आना स्टार्ट होगी। चाइना तब तक डिक्लाइन करके 1.3 बिलियन पे पहुंच जाएगा। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है? हमारी वो आबादी जो कार्य करने की उम्र में है, जो काम कर सकती है, वर्किंग पॉपुलेशन है, उसकी संख्या कितनी है। तो वो भारत की संख्या अभी बढ़ रही है और उसका हमें फायदा मिलेगा। वी हैव मोर पीपल हु कैन वर्क। लेकिन जैसे जैसे ये आबादी बूढ़ी होती जाएगी तो फिर बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है और जवान लोगों की संख्या कम है, तो जवान लोगों पर प्रेशर ज्यादा होगा कि ज्यादा काम करके उस पूरी पॉपुलेशन को सस्टेन करना है। तो इसके लिए क्या पॉलिसीज होंगी, ये भी करेक्टली बनाई जा सकती है जब हमारे पास डेटा अवेलेबल हो। तो विद क्लोज टू 50% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो 25, इंडिया हैज टाइम बाउंड अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट फ्रॉम द डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब ये पिछले 10 साल से हम सुन रहे हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाएंगे, लेकिन एक्चुअली में हम इसका फायदा अभी उठा नहीं रहे हैं। उसके लिए हमारी इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त तरीके से टेक ऑफ करना होगा। ओके, और इसी के लिए हमें नई पॉलिसी, नई स्कीम्स की आवश्यकता है ताकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस और ज़्यादा बेहतर हो और उससे सब कुछ बेहतर हो सकता है। अब कुछ रीज़न देखिए थोड़े से वैसे हैं, एनालिटिकल है कि क्यों डिले किया जा रहा है सेंसस में। तो ये इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। पहला ये रीज़न दिया जाता है कि जब कोविड-19 में सरकार चुनाव करवा सकती है, तो कोविड-19 में इतने स्टेट में इलेक्शंस हो चुके हैं, तो हम सेंसस क्यों नहीं करवा सकते, करवा देना चाहिए। दूसरी तरफ अपोजिशन की ये डिमांड है कि कास्ट बेस्ड सेंसस हो। तो कास्ट बेस्ड सेंसस या फिर ओबीसी की आबादी का जो अनुमान है उसके अकॉर्डिंग फिर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होंगे कि इतना रिजर्वेशन इस समुदाय को मिलना चाहिए। तो ये वाले पॉलिटिक्स को अभी शायद रूलिंग पार्टी अवॉइड करना चाहती है। मे बी दैट इज वाई दे आर डिलेइंग इट अ लिटिल बिट। एक और हाइपोथेटिकल रीजन ये हो सकता है कि कई रिलीजियस ग्रुप्स की आबादी उतनी ना हो जितना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि इतनी मुस्लिम आबादी है, इतनी ग्रोथ रेट्स है, फर्टिलिटी रेट्स हैं। तो इसका डेटा भी अगर बाहर आए तो शायद चुनाव के पहले थोड़ा सा वो नुकसानदायक हो सकता है। एक और पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के जो अचीवमेंट सरकार बता रही है अपने कि हमने इतना विकास करवा दिया, वो विकास सेंसस में झलकता है। अगर वो विकास नहीं झलका सेंसस में तो वो चुनाव के पहले सरकार के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
तो कुल मिलाकर सरकार को डेटा कलेक्ट करना तो जरूरी है, सरकार के पास और भी तरीके हैं डेटा कलेक्ट करने के, लेकिन सेंसस कंप्लीट एन्यूमरेशन होता है। वैसे तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी होते हैं बीच बीच में, लेकिन पूरी पिक्चर हमें सेंसस से मिलती है, तो ये हमें देनी जरूरी है ताकि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और प्लानिंग सही से हो पाए। और ये इंडिकेटर्स हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेड रिलेशंस के लिए, हर तरह पे ज़रूरी हैं। भारत की ग्लोबल एक स्टैंडिंग है, एक प्रेस्टीज है, उसको भी असर पड़ता है अगर ये सेंसस डिले होता है तो। मतलब हमें कई बार पहले हंसी आती थी कि पाकिस्तान अपना सेंसस नहीं करवा पा रहा है, तो पाकिस्तान ने 98 के बाद से कोई पूर्ण सेंसस नहीं करवाया है, अभी चल रहा है। तो ऐसी स्थिति हमारी ना हो कि हम कई सालों का सेंसस अपना डिले कर दें। तो इसी के साथ आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारा समुद्र मंथन टेस्ट आ रहा है, इसको ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। 13 मई को ये टेस्ट होने वाला है, फुल लेंथ टेस्ट है, इसमें अट्रैक्टिव प्राइसेस हैं और स्कॉलरशिप्स भी रहेंगी। पर्सपेक्टिव सीरीज़ को ज़रूर देखिए, इसमें हमने कुछ अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को बुलाकर उनसे चर्चाएं करी है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।